दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1969 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किए गए बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में। हम जानेंगे कि उस समय राष्ट्रीयकरण का यह निर्णय क्यों लिया गया था, राष्ट्रीयकरण से क्या बदलाव हुए और इसके क्या नकारात्मक प्रभाव हुए। तो हम इससे संबंधित तमाम चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 19 जुलाई 1969 ये वही तारीख है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने अध्यादेश ला करके देश के 14 बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। यानी अभी तक जो ये 14 बैंक निजी क्षेत्र के हाथों में थे, यानी प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे, अब 1969 के बाद ये सरकारी बैंक बन गए। बाद में इस अध्यादेश को संसद में पारित करा करके इसे अस्थायी रूप दे दिया गया। दोस्तों जिन 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वे इस प्रकार हैं। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन 14 बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि राष्ट्रीयकरण का क्या अर्थ है। दोस्तों दो शब्द हमें सुनने को मिलते हैं, एक राष्ट्रीयकरण और दूसरा निजीकरण। राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन और निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। दोस्तों जब सरकार किसी संस्था या कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाती है और वह हिस्सा 50% से ज़्यादा हो जाता है तो उसे राष्ट्रीयकरण कहा जाता है और उस संस्था और उस कंपनी को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यानी सरकारी कंपनी कहा जाएगा, सरकारी उपक्रम कहा जाएगा। जैसे 1955 से पहले तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक प्राइवेट सेक्टर बैंक था, यानी प्राइवेट बैंक था। 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और यह सरकारी बैंक बन गया। बात करें अगर निजीकरण की, तो जब सरकार किसी कंपनी या संस्था में अपनी हिस्सेदारी घटा देती है और यह हिस्सेदारी 50% से कम हो जाता है तो उसे निजी कंपनी या निजी संस्था या प्राइवेट कंपनी कहा जाएगा। जैसे सरकार ने अभी हाल ही में एयर इंडिया को टाटा को सुपुर्द कर दिया, यानी एयर इंडिया को सरकार ने निजी क्षेत्र के हवाले कर दिया। तो दोस्तों ये तो हो गया राष्ट्रीयकरण और निजीकरण में अंतर। दोस्तों अब आइए हम जानते हैं कि उस समय ऐसा निर्णय यानी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का फैसला क्यों लिया गया था। दोस्तों स्वतंत्रता के बाद भारत को लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में स्थापित किया गया, यानी भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाया गया और संविधान में एक लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई, लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की गई। ऐसे में इस लोक कल्याणकारी राज्य की यह जिम्मेदारी होती है कि वह देश से गरीबी असमानता को कम करे और इस प्रकार का विकास करे कि समावेशी विकास यानी सबको विकास का लाभ मिले। स्वतंत्रता के बाद देश में कई सारी समस्याएं थीं, गरीबी, भूखमरी, खाद्यान्न संकट और आर्थिक असमानता। इन सब समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी सरकार को थी। अब सरकार को विकास के काम करने थे, देश की आम लोगों को व्यवस्था से जोड़ना था, सभी लोगों को यानी आम जनता तक आर्थिक व्यवस्थाएं पहुंचानी थी, आर्थिक सुविधाओं का लाभ उन्हें पहुंचाना था, उन्हें बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना था और देश के गाँव गरीब तक भी बैंकिंग व्यवस्था पहुँचानी थी। और दोस्तों यह सब तभी संभव हो पाता जब आर्थिक व्यवस्था पर, बैंकिंग व्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण हो। लेकिन उस समय तक ऐसा नहीं था। आज़ादी के पहले भी बैंकिंग व्यवस्था कुछ निजी हाथों में थी, यानी जितने भी बैंक थे सब प्राइवेट बैंक थे और आज़ादी के बाद भी यही व्यवस्था चली आ रही थी। यानी निजी हाथों में ही ज़्यादातर बैंक हुआ करते थे जो शहरों तक ही सीमित थे और अपनी शाखाओं को गाँव में खोलने से परहेज करते थे क्योंकि वहाँ उन्हें लाभ नहीं मिलता। वे लोन केवल बड़ी बड़ी कंपनियों को और कारपोरेट घरानों तक ही सीमित रखते थे। ऐसे में जो आम किसान है, आम ज़रूरतमंद लोग हैं जिसको लोन की आवश्यकता थी, उन लोगों तक यह बैंकिंग व्यवस्था पहुँच नहीं पा रही थी। इन प्राइवेट बैंकों के द्वारा किसानों को, मजदूरों को, आम लोगों को, ज़रूरतमंद को लोन नहीं दिया जाता था क्योंकि ये प्राइवेट बैंक कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इनका मुख्य उद्देश्य था लाभ कमाना और जहाँ इनको लाभ मिलता था वे वहीं तक सीमित थे, शहरों तक ही सीमित थे, गाँव में कोई अपनी शाखाएँ नहीं खोलते थे। और एक और बात यह है कि यहाँ इस समय तक देश में खाद्यान्न संकट भी था और उस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने हरित क्रांति अभियान भी शुरू किया था। ऐसे में इस अभियान से किसानों को जोड़ने के लिए जरूरी था कि किसानों को सस्ते में ऋण मिले और यह तभी संभव था जब बैंकिंग व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण हो। तो ऐसे में इन सभी समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से उस समय की तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का यह निर्णय लिया गया। दोस्तों जब राष्ट्रीयकरण कर दिया गया उसके बाद ये 14 बड़े बैंक अब सरकारी क्षेत्र के बैंक बन गए, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक। अब इन बैंकों पर सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण हो गया। सरकार अब इन बैंकों को अपने हिसाब से चला सकती थी और कहा जाता है कि जिन 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया
उन बैंकों में देश के कुल बैंक डिपॉजिट का 85% हिस्सा जमा था। दोस्तों आइए अब देखते हैं कि राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन के द्वारा क्या बदलाव हुआ। राष्ट्रीयकरण के बाद क्या फ़ायदे हुए, क्या बदलाव हुआ। राष्ट्रीयकरण के फ़ायदों की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि राष्ट्रीयकरण का एक फ़ायदा यह हुआ कि बैंकों के पास काफ़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा हुआ और आगे विभिन्न जरूरी क्षेत्रों में बांटा गया, जैसे कि प्राथमिक सेक्टर जिसमें छोटे उद्योग, कृषि, छोटे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स शामिल थे। दूसरा फायदा यह कि सरकार ने राष्ट्रीय बैंकों को दिशा निर्देश दे करके उनके लोन पोर्टफोलियो में 40% कृषि लोन को जरूरी बनाया। यानी बैंक अपना कुल जितना लोन बांटेंगे उसमें 40% लोन एग्रीकल्चर सेक्टर को देंगे। इसके अलावा प्राथमिकता प्राप्त अन्य क्षेत्रों में भी लोन बांटा गया, जिससे बड़ी मात्रा में रोजगार पैदा हुआ। तीसरा, किसान, छोटे कारोबारियों और निर्यात के संसाधन बढ़े और उचित वित्तीय सेवा मिली। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की शाखाओं में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, क्योंकि अब ये सरकारी बैंक बन गए थे और सरकार देश के दूर दराज गाँव तक बैंकों की शाखाएं पहुंचाने का प्रयास कर रही थी। इसी क्रम में राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की शाखाओं में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। बैंकों ने अपना बिजनेस शहरों से आगे भी बढ़ाया और गांव-गांव तक पहुंचे। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 1969 को देश में बैंकों की केवल 8,322 शाखाएं थीं, जो शहरों तक सीमित थी। राष्ट्रीयकरण के बाद 1994 आते आते इन शाखाओं की संख्या 60,000 पहुंच गई। पहले चरण में यानी राष्ट्रीयकरण 1969 में फैसला लिया गया था, उसके बाद 1980 में भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 6 और निजी बैंकों को राष्ट्रीयकरण करके सरकारी बैंक बना दिया गया। इन 6 बैंकों की बात करें तो इसमें पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कोऑपरेशन बैंक, आंध्रा बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। 1980 में इन 6 बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। दोस्तों अब अगर हम राष्ट्रीयकरण के कुछ नकारात्मक प्रभाव यानी नुकसान की बात करें तो विशेषज्ञों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रीयकरण का यह फैसला सामाजिक से ज़्यादा राजनीतिक था। इनका मानना है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से विकास में तेजी तो आई और इसमें कृषि क्षेत्र को पर्याप्त कर्ज मिला, लेकिन इस प्रक्रिया में कर्ज देने की शर्तों से काफ़ी समझौता किया गया, जिसका खामियाजा अब बैंकों को भुगतना पड़ रहा है। जहाँ तक कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले कर्ज में दोगुनी बढ़ोतरी के बावजूद निवेश में खास बढ़ोतरी नहीं हुई, वहीं दूसरी तरफ औद्योगिक क्षेत्र पर इसका बुरा असर साफ देखा गया यानी औद्योगिक क्षेत्र पर इसका बुरा असर साफ देखा जा सकता है। दोस्तों दरअसल राष्ट्रीयकरण के बाद बैंक नई कंपनियों को कर्ज नहीं देना चाहते थे, वे जोखिम से बचना चाहते थे। बैंकों के द्वारा कर्ज देने की जो प्रक्रिया है वो राजनीतिक सी हो गई, यानी अब राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिहाज से मनमाने तरीके से कर्ज दिया जाता रहा। बैंकों में प्रतिस्पर्धा कम हो गई, यूँ कह सकते हैं कि खत्म हो गई। इसका अंदाजा समय समय पर एनपीए के रूप में इसका अंजाम देखने को मिलता है, यानी सरकारी बैंकों में भारी एनपीए हो जाता है। तो इस प्रकार विशेषज्ञों के द्वारा गिनाया जाता है कि राष्ट्रीयकरण के क्या क्या नुकसान हैं। बैंक जो है राष्ट्रीयकरण के बाद राजनीतिक शक्तियों के हाथों की कठपुतली बन गए। अब उनके इशारे पर उनको खुश करने के लिए लोन बांटे जाते थे और लोन न चुका पाने के कारण उन्हें एनपीए में डाल दिया जाता था। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों में प्रतिस्पर्धा ही समाप्त हो गई। तो दोस्तों ऐसे तमाम नकारात्मक पक्ष राष्ट्रीयकरण के गिनाए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार 19 जुलाई 1969 को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि यह भारत के बैंकिंग इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। तो आशा करते हैं कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।